तपती हुई गर्मी का मौसम था। कृष्णापुर नामक गांव में कोमल और उसकी पत्नी सावित्री और उसके 2 बच्चे सोनू और चिंकी रहा करते थे। माँ, आज कितनी गर्मी है, पिताजी से बोलो ना कि एक कूलर ले आए। बेटी चिंकी, हमारे पास अभी कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं है बेटी। बस हमारे पास अभी एक पंखा है, हमें अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, यह पंखा कहाँ चलता है? ये पंखा इतनी धीरे धीरे घूमता है कि इसकी हवा भी नहीं लगती। और देखो, सोनू भी गर्मी से कितना परेशान हो रहा है। माँ, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं ठंडे पानी में पूरे दिन ही बैठ रहा हूँ। इस ठंडी में तो मुझे बर्फ का पानी पीने का मन कर रहा है। बेटा, तू जाकर ठंडे पानी में नहा ले, तुझे गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि यह गर्मी तो हम गरीबों का पीछा छोड़ने वाली है। नहीं, और नहीं हम इतने अमीर कि हम गर्मी से बचने के लिए कूलर या एसी ले सके। सावित्री अपने बच्चों को समझा ही रही थी और तभी उसके पिता वहां पर आ जाते हैं। सावित्री, इस साल की गर्मी तो काफी भयानक कहर ढा रही है। जब खेत में काम करने के लिए हम पर पैर रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो चक्कर खाकर गिर ही जाऊंगा। मुझे तो वहां पर ज्यादा काम नहीं हुआ, इसलिए मैं घर आ गया। सावित्री, कुछ ठंडा बना लो जिससे हम सबको राहत मिले। सावित्री सबको नींबू पानी बनाकर दे देती है। अरे माँ, यह तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा। अगर इसमें बर्फ गिर जाता तो काफी अच्छा लगता। कुछ समय के बाद शाम हो जाती है। सावित्री खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। सावित्री को इतनी गर्मी में खाना बनाना काफी कठिन कार्य लग रहा था। सावित्री और सीने में तर हो जाती है। हे भगवान, इस गर्मी ने तो अपना कहर ढा रखा है। हम गरीबों के लिए नहीं गर्मियां अच्छी और नहीं सर्दी अच्छी। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है और सर्दियों में शरीर जमने को हो जाता है। अक्सर मौसम एक जैसा रहा करता तो कितना अच्छा होता। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर सावित्री ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मकान मालिक वहां पर आ जाता है और कोमल से कहता है, अरे कोमल, तू मेरे मकान का इस बार भी किराया नहीं देने हैं। क्या क्या बात हो गई तुझे? इस बार भी मेरे घर का किराया देना भी है या नहीं? अरे नहीं सुरेश भाई, ऐसी बात, किराया तो देना है, क्योंकि अभी कुछ पैसे इकट्ठा नहीं हुए हैं, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। सुरेश भाई, आप मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दो तो मैं आपको एक साथ किराया दे दूंगा। अरे कोमल, ये बात तो मैं तुम्हारे मुंह से 3 महीने से सुनता आ रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक 1 महीने का भी किराया नहीं मिला। इस बार मैं तेरे मुंह से कोई बहाना नहीं सुनूंगा। लेकिन चल, अभी तो रात होने वाली है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा। लेकिन कल सुबह होते ही यहां से अपना बोरिया बिस्तर उठाना और चले जाना। तुम जैसे लोगों को मैं एक भी दिन नहीं रख सकता। अरे ऐसा मत कीजिए सुरेश मलिक, मैं आपसे कह तो रहा हूं, कुछ समय का मौका दे दीजिए। मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। मैं इस गर्मी में अपने परिवार को कहां लेकर जाऊंगा? मेरे पास तो कोई रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। इस चीज से मुझे कोई मतलब नहीं। बस मैं तो एक चीज जानता हूं कि अगर मेरे घर में तुम्हें रहना है तो मुझे अभी के अभी किराया दे दो ना, तो कल सुबह होते ही यहां से निकल जाओ। कोमल ने उससे बहुत कहा, पर उसके मकान मालिक ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अगला दिन सुबह होते ही सुरेश कोमल और उसके पूरे परिवार को अपने घर से बाहर निकाल देता है। इतनी गर्मी में कोमल अपने पति के साथ सड़क पर आ जाता है। अजी, अब हम कहाँ जाएंगे ऐसी गर्मी में? और कहीं ऐसी गर्मी में कहीं बच्चों की तबीयत ना खराब हो जाए। हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। अरे तुम चिंता मत करो सावित्री, भगवान कोई ना कोई तो हल जरूर निकालेंगे। चलो, अपने गांव के चौराहे पर बड़ा सा एक पेड़ है, उसके नीचे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे जैसे दोपहर हो रही थी वैसे वैसे गर्मी बढ़ी जा रही थी और इधर सोनू की तबीयत खराब होती जा रही थी। तभी सावित्री कोमल से कहती हैं, अजी, सोनू की तबीयत काफी खराब हो रही है। वो हमारा पड़ोसी है ना महेश, आपका दोस्त, उन्हीं के घर पर चलते हैं। अरे हाँ सावित्री, तुम सही कह रही हो, ये बात मुझे पहले याद क्यों नहीं आई। चलो चलते हैं। इतना कहकर चारों इतनी कड़कती धूप में महेश के घर चलते हैं और महेश के घर का दरवाजा खटखटाते हैं।
हे भगवान, इतनी भरी दोपहर की गर्मी में कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अरे बैठे बैठे बात ही बनाते रहोगे? अब बाहर को भी जाकर के देखोगे तब पता लगेगा ना। अरे तुम ज्यादा मत बोलो, अपना शरबत बनाने में ध्यान दो। अरे कोमल, तुम यहाँ पूरे परिवार के साथ क्या बात हो गई है? इस समय सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है महेश भाई, 3 महीने से मैं किराया नहीं दे पाया, इसलिए मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकल दिया। और सोनू की तबीयत भी काफी खराब हो रही है, इसलिए हम तेरे घर आए हैं। आज शाम तक हम तेरे घर पर रख सकते हैं। जैसे ही शाम ठंडी होगी हम तेरे घर से चले जाएंगे। भाई कोमल, देख यारी दोस्ती अपनी जगह ठीक है, अगर मैं तुझे रख भी लूं, लेकिन तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार माफ करना मेरे भाई, मैं नहीं रख सकता। अरे कैसी बात कर रहा है महेश, मैं भी तेरे अच्छे बुरे वक्त में काम आया हूं। रोज जब मेरे ऊपर मुसीबत आई है तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, सिर्फ दोपहर कट जाने के बाद हम खुद ही चले जाएंगे। मेरा बेटा सोनू बीमार है, इसलिए कह रहा हूं। सब समझता हूँ, कोमल पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। कोमल कुछ और बोल पाता, लेकिन महेश ने उसके बोलने से ही पहले उसे चुप कर दिया और अपने घर के अंदर चला गया। लो जी, यह शरबत पियो। वैसे दरवाजे पर कौन था? अरे वो कोमल, उसका पूरा परिवार था। उसके साथ उसको मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए यहाँ रुकने के लिए आया था। मैंने उससे कह दिया कि तू और कहीं देख ले। अरे कोमल तो आपका अच्छा दोस्त है ना, उन लोगों ने हमारी कितनी बार मदद करी है। आपने यह अच्छा नहीं किया। अरे मैंने कोई यहाँ पर धर्मशाला खोल रखी है जो उसे यहाँ पर रुकने के लिए जगह दूं, और कैसा दोस्त ना उसके पास अब कोई घर रहा ना रहने के लिए कुछ रहा। मैं दोस्ती तब तक रखता हूं जब तक सामने वाले से फायदा ना हो। थोड़ा बहुत भगवान से भी डरिए जी, वक्त बदलते समय नहीं लगता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा ना हो, आपके बोले हुए वचन आप पर ही भारी पड़ जाए। अरे लो शरबत पियो, ये सब बात छोड़ो, बड़ी स्वादिष्ट बना है। उधर महेश गर्मी में शरबत का मजा ले रहा था और उधर कोमल भरी गर्मी में पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। क्यों जी, आप तो अपना दोस्त कहकर अपनी जान लुटाते थे, और आज उसने हमें एक दोपहर भी नहीं रुकने दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, हर किसी की आदत का बुरे वक्त में पता चलता है। लेकिन महेश से मुझे यह उम्मीद नहीं थी, उसने पहली बार मेरा भरोसा तोड़ दिया। अरे पिताजी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही है, कहीं से पानी दिला दो ना। सावित्री, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं पानी भर कर के लेकर आता हूँ। लेकिन तुम इतनी कड़कों की धूप में पानी कहाँ ढूंढोगे? सावित्री, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना काला हो कि धूप में कोमल पानी की तलाश में निकल जाता है, और इधर सावित्री अपने दोनों बच्चों को लेकर ठंड की छाया में बैठी हुई थी। लेकिन तभी 2 आदमी आते हैं और पेड़ की छाया में खड़े हुए बात करने लगते हैं। अरे रमेश भाई, तुम्हारा दूध का व्यापार तो काफी अच्छा चल रहा है, तुम क्यों नहीं एक गाय खरीद कर अपने व्यापार को बड़ा करते? अरे भाई, मैं दूध का व्यापार को बड़ा तो करना चाहता हूं, पर गाय की देखभाल करने के लिए मुझे आदमी की जरूरत है। तुम्हारी नजर में कोई आदमी है तो मुझे बताना। ये सब बातें सावित्री बैठी बैठी सुन रही थी। फिर वह उठकर बोलती है, अरे भैया, मैं आपकी गाय की देखभाल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने घर पर गाय की देखभाल करने के लिए रख लो। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, मैं रोड पर आ गई हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा, पर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, क्या तुम काम को सही तरीके से काम को कर पाओगी? सुबह से शाम तक तुम्हें गाय की देखभाल करनी होगी। जैसे कि काम में तुम्हें गाय को चारा देना, गाय की जगह को साफ सुथरा रखना, गाय को नुल्हाना, ये सब काम तुम्हारे रहेंगे। अगर ये सब काम करने के लिए तैयार हो तो बोलो, और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। 2 किलो दूध मिलेगा। हाँ रमेश भाई, तुम मेरे बच्चों की फिक्र मत करो, ये तो बहुत समझदार हैं। और रही गाय की बात, तो मैं गाय का सभी काम करने के लिए तैयार हूं, और मुझे ये मंजूर है कि तुम मुझे 3 केजी दूध दोगे। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त है? तुम्हारी बताओ। तो मेरी ये शर्त कि मेरे पास अभी रहने के लिए घर नहीं है। हमारा परिवार तुम्हारे गाय वाले जगह 2 दिन रहेंगे, फिर उसके बाद हम अपना नया घर ढूंढ लेंगे। ठीक है, यह शर्त तुम्हारी मंजूर है, तो चलो फिर मेरे साथ मेरे घर।
तभी कोमल पानी की बोतल ले आता है और सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। और फिर रमेश के घर सावित्री का पूरा परिवार रहने के लिए चला जाता है। 2 दिन तक वह लोग रमेश के घर ही रहते हैं। फिर उन लोगों को एक छोटा सा घर किराए पर मिल जाता है और इधर सावित्री गाय का पर पूरा ध्यान रखती है और शाम को रोज दूध लेकर घर आती है। अरे सावित्री, मुझे समझ में नहीं आया, तुम केवल दूध पर ही रमेश की गायों का काम कर रही हो। तुमने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? केवल इस 3 केजी दूध से ही हमारा घर कैसे चल जाएगा? और तुम्हें तो यह भी पता है कि हमारे खेतों में अच्छे से काम भी नहीं हो रहा है। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। 3 केजी दूध से हमारे घर का खर्च नहीं चल पाया, पर तुम देखना नीचे दूध से ही घर के खर्चे कैसे निकालती हूँ। फिर सावित्री ने उसे दूध को अच्छे से पकाया और उसमें जोरट डालकर अच्छे से पकाया। और सुबह होते ही रमेश के घर काम पर जाने से पहले वह अपना दही बेचने चली जाती है और बोलती है, दही ले लो। दही ताज़ी और स्वादिष्ट, दही मीठी, दही बिना मिलावट की दही। इस ठंडी दही को जो खाएगा वह गर्मी से राहत पाएगा। दही ले लो, दही। सावित्री इस तरह से बोल बोलकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। सभी पहले छक्कर देखते हैं और फिर दही खरीदेते हैं। अरे सच में सावित्री बेटिया, मैंने ऐसी दही पहली बार खाई है। आज इस दही को तो छकते ही मेरे अंदर ठंडक आ गई और दही भी काफी गाढ़ी और मीठी है। अरे सच में सावित्री बेटिया, तेरी दही काफी ठंडी और गाढ़ी है। इस गांव में तो और काफी सारे दही बेचने वाले आते हैं, लेकिन उनकी दही ऐसी नहीं रहती। तुम्हारी दही तो उनकी दही से 10 गुना अच्छी है। बाकियों की दही में तो काफी पानी होता है, लेकिन तुम्हारी दही तो गाढ़ी है बिल्कुल। इस तरह से सावित्री की सारी दही बिक जाती है और तभी एक बूढ़ी औरत आती है। अरे सावित्री बिटिया, मुझे भी 2 केजी दही दे दो। माफ कर देना दादी, अब तो बिल्कुल भी दही नहीं बची है। कोई बात नहीं दादी, मैं कल भी दही लेकर आऊं। सबसे पहले आपको हो दूंगी और बाकी के लोगों को बाद में। इतना कहकर सावित्री अपने घर को आ जाती है और फिर रमेश के यहाँ गाय की देखभाल करने चली जाती है और रमेश से कहती है, रमेश भाई, अगर आप मेरे काम की कीमत थोड़ा बढ़ा देते तो अच्छा हो जाता। सावित्री, अभी तो तुम्हें सिर्फ काम किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम अपने काम की कीमत बढ़ाने की बात करती हो। कुछ दिन और रुक जाओ, फिर मैं खुद ही दूध बढ़ा कर दूंगा। शाम हो जाती है। अरे क्या हुआ सावित्री, तुम बहुत उदास लग रही हो। अरे क्या ही बताऊं जी, मैं आपको मेरी दही गांव वालों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है और काफी सारे लोग तो खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। इतनी दही ले रहे हैं सभी मुझसे, और मुझे अपने काम को और बड़ा करना था, लेकिन मालिका ने दूध देने से मना कर दिया। सावित्री, तुम एक काम करो, मालिक के यहाँ से ही 3 किलो दूध और खरीद लो और फिर दही जमाकर अपने कारोबार को बड़ा कर लो। फिर सावित्री ने अगले दिन से रमेश 3 किलो दूध और ले लिया और फिर उससे अच्छे से पकाकर दही जमा लेती है। फिर अगली सुबह दही बेचने निकल जाती है। दादी, ये लीजिए आपकी दही। ठीक किया सावित्री बिटिया, जो तूने सबसे पहले दही मुझे ही दी, क्योंकि तुम्हारी दही तो मेरे आने तक पूरा मटका खत्म हो जाता है। बिटिया, मुझे दवाई खानी होती है जो कि दही से ही खाई जाती है। ठीक है दादी, मैं रोज डेली सबसे पहले आपको ही दही दे दिया करूंगी। अब मैं चलती हूँ। सावित्री की दही ताजी और मीठी होने के कारण गांव वालों को काफी पसंद आती थी। अब तो कवित्री की दही की चर्चा पूरे गांव में होने लगी और उसकी आमदनी भी काफी अच्छी होने लगी थी। और फिर सावित्री सारी दही बेचकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में ही राशन की दुकान पर से राशन लेने की सोचती है। जब उसकी नजर राशन वाले की दुकान पर पड़ी तो उसने देखा कि बाहर 2 आदमी खड़े हैं जो ठंडे पानी के मजे ले रहे हैं। चलो मैं भी चलती हूँ उस राशन वाले की दुकान पर राशन लेने, और प्यास भी बहुत जोरों से लग रही है और ठंडा पानी भी पी लूंगी।
जैसे ही सावित्री दुकान पर पहुंची है, तभी बाहर खड़े लोग सावित्री से कहते हैं, अरे लगता है कि तुम तो दही बेचती हो, चलो मुझे भी 2 केजी दही दे दो। भैया, मेरी दही तो खत्म हो चुकी है। क्या कहा दही खत्म हो चुकी है? इसका मतलब तेरी अच्छी खासी कमाई हो चुकी है। ला निकाल पैसे। भैया, ये पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? मैं बड़ी मेहनत से ये दही बेचती हूँ, इतनी कड़ी धूप में। लगता है तू ऐसे नहीं देगी पैसे। फिर वे दोनों सावित्री की पैसों की पोटली छीन लेते हैं। फिर सावित्री वहां से चली जाती है। उसके घर पहुंचते ही कोमल सावित्री से पूछता है, क्या हुआ सावित्री? आज दही बेचने में इतना समय कैसे हो गया? अजी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही थी तो मैं दुकान पर पानी पीने लगी। और इधर जब रमेश को सावित्री की प्रसिद्ध होने की बात सुनी, फिर उसके अंदर एक जलन की भावना उजागर हो जाती है और वो मन ही मन सोचता है, ये सावित्री तो बहुत चतुर निकली। मेरे ही दूध से यह अपना दही बेचने का कारोबार कर रही है। अब मेरे दूध से ज्यादा अब इसकी चर्चा अब पूरे गांव में हो रही है। ऐसे में तो मेरा दूध का व्यापार ठप हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा। अगले ही दिन रमेश ने सावित्री उसके दूध में पानी मिलकर दे दिया। और जब सावित्री घर जाकर दूध पका रही थी, तो उसे पता चल जाता है कि दूध में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा है। लेकिन फिर भी अच्छे से पकाने की कोशिश की और उसमें जोर डालकर दही पकाकर दही जमाई। दही पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण दही अच्छे से नहीं जम पाई। आज मैं दही बेचने नहीं जाऊंगी। ऐसी दही लेकर जाने से क्या ही फायदा, क्योंकि इतनी पानी वाली दही मुझसे कोई नहीं खरीदेगा। ये कहकर सावित्री अपने उदास मन से घर आराम से लेट जाती है। और तभी उसके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। बिटिया, मैंने सुना है कि तुम दही बेचने का काम करती हो। मैंने चौराहे पर तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम दही लेकर नहीं आई, इसलिए मुझे तुम्हारे घर पर ही आना पड़ा। क्योंकि क्या है ना, आज मेरे घर पर पूजा है। उस पूजा में दही का होना बहुत जरूरी है। पर लेकिन बाबा, मेरी दही आज अच्छी नहीं जमी है, इसलिए मैं दही लेकर गांव में नहीं गई, क्योंकि ये पानी वाला दही गांव वालों को पसंद नहीं आएगा। लाओ बिटिया, तुम मुझे दही दे दो। तुम्हारी जैसी भी दही है, मैं उसे ले जाऊंगा। और फिर सावित्री बाबा जी को दही दे देती है। बाबा जब सावित्री को पैसे देने लगते हैं, तब सावित्री बोलती है, बाबा, ये पैसे मैं नहीं लूंगी, क्योंकि वैसे भी ये दही मेरी बर्बाद ही थी। आप इस दही को ऐसे ही रख लो। बिटिया, अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहती हो तो ठीक है, मगर मेरे इन 4 घरों में से तुम एक घड़ा ले लो। ये तुम्हारे कर्मों का घड़ा है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म होंगे तो तुम्हें इस घड़ी में बुरे कर्म का बुरा ही फल मिलेगा। रमेश एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर चुपके से सारी बातें सुन रहा था। गांव उसने देखा कि बाबा जी उसे घड़ा दे रहे हैं, तो रमेश भी जल्दी से बाबा जी के पास आ जाता है और बोलता है, बाबा, क्या मैं भी इसमें से एक घड़ा ले सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम भी इनमें से कोई एक घड़ा ले लो और अपने कर्म को आजमाओ। और बाबा वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब सावित्री अपने घड़े को खोलती है, तो उसमें से बहुत सारा सोना और जावारात निकलते हैं। और रमेश जब अपने घड़े को खोलता है, तो उसमें रेत ही बजरी भरा होता है। ए जी, देखो, हमारे घड़े में सोना और जवाहरात निकले। मैं ये सब हमारे कर्मों का फल है। बाबा ने कहा था कि सब कुछ कर्मों का अधीन है। अरे वाह सावित्री, हमारे तो भाग ही खुल गए। अब तुम इस सोने से अपना दही का व्यापार किया भी बड़ा कर सकती हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इन सोने के सिक्कों से मैं एक गाय खरीद कर लाऊंगी, और अब हमें किसी के घर से पानी वाला दूध लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको कहीं भी धूप में काम करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ मेरी मदद करनी होगी। और अब कोमल और सावित्री दोनों बाजार से एक नई और अच्छी गाय को अपने घर ले आते हैं। और रमेश सावित्री के घर पर गाय को खड़ा देख मन ही मन सोचता है कि जरूर जो बाबा ने घड़ा दिया था, उस घड़े में सोना निकला होगा, तभी इसने आज गाय खरीदी है। सावित्री के घर गए आने से रमेश के मन में काफी जलन होने लगती है। मैं सावित्री को अपने से ऊपर नहीं होने दूंगा। मैंने ही इसे रहने के लिए घर दिया था, और ये आज यहां तक पहुंच गई है। मुझे कुछ करना ही होगा।
सावित्री और कोमल दूध को अच्छे से पकाते हैं और उसमें झोट डालकर उसे ढक देते हैं और फिर वह लोग सो जाते हैं। और इधर रमेश सबके सो जाने का इंतजार कर रहा था। और सब लोग जब सो जाते हैं तो रमेश सावित्री के घर में घुस जाता है और दही के मटके को चोरी करके ले जाता है। और जब सावित्री सुबह होते ही उठती है तो देखी है उसके दही के मटके गायब थे। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। रमेश सावित्री के घर पर आता और रोज दही का मटका चोरी करके ले जाता। एक दिन सावित्री सोचती है, क्यों ना हम दही में लाल कलर मिला दे, जो भी खाएगा पकड़ा जाएगा। फिर सावित्री ने अपनी दही में लाल रंग डालकर जमाई। फिर जब सुबह होते ही सावित्री गांव में जा रही थी, सावित्री को रास्ते में रमेश का लड़का खड़ा था, जिसके हाथ और मुंह लाल थे। बेटा, यह आपके हाथ और मुंह कैसे लाल है? मैंने दही खाई थी ना, मेरे घर में लाल रंग की दही बनी है। लाल रंग की दही मेरे घर में बहुत सारी है। अच्छा, तो इसका मतलब रमेश मेरी दही चुरा कर ले जाया करता था। फिर सावित्री ने यह बात जाकर अपने पति से बताई। वे दोनों मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और रमेश ने जो चोरी की थी मुखिया जी से उसके बारे में बताते हैं। फिर मुखिया जी कोमल से कहकर रमेश को भी बुलवाता है। मुखिया जी, मैंने इनकी दही चोरी नहीं की। मेरे ये हाथ और मुंह तो आइसक्रीम खाने से हुए हैं। मैं भला क्यों चोरी करूंगा इनकी दही? अरे रमेश, मैंने तुमसे ऐसा कुछ पूछा भी नहीं। तुमने खुद ने ही अपनी चोरी कबूल कर ली। अब तो तुम पकड़े ही गए हो। चलो, अब यही बता दो कि तुमने सावित्री की दही भला क्यों चोरी की? मुखिया जी, मैं सावित्री को अपने घर में रहने की जगह दी, काम दिया। फिर सावित्री मेरे काम को छोड़कर अपने कामों में लग गई और मुझसे ज्यादा तरक्की करने लग गई। यही वजह अपने से नीचे वाले इंसान को ऊपर बढ़ते देख नहीं पा रहा था। इसलिए मैं सावित्री की दही चोरी करने लगा ताकि सावित्री मुझसे आगे ना बढ़ सके। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं आगे ऐसे दोबारा नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यह माफी लायक काम नहीं। तुमने एक घर में जाकर चोरी और अपने अंदर जलन पैदा की। इसकी सजाई है कि तुम सावित्री के घर में उसकी गाय की सेवा करोगे। तभी तुम्हें समझ में आएगी कि दूध दही की कीमत क्या होती है। फिर रमेश सावित्री के घर में गाय की सेवा करने लगता है और फिर सावित्री और कोमल दोनों एक साथ मिलकर दही बेचने का व्यापार शुरू करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन सुधार लेते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी किसी की तरक्की देखकर जलना नहीं चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है।